तो भाई लोग कैसे हो आप लोग। तो सैल्यूट स्टार के नेक्स्ट इन नोवेल के एपिसोड नंबर 231 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लू फेंग उस ब्लड गॉड स्टैचू को लेकर निकल चुका होता है। वहां पे उस डिस्ट्रॉय क्रैटर पे एक अनडाइंग बैंक वहां का पूरी तरह से ब्यौरा लेने आया हुआ होता है। और फिर हमें उसी अनडाइंग बैंक को दिखाया जाता है जो कहता है ये बहुत ज़्यादा सीरियस है, क्योंकि यहाँ पे जो ह्यूज क्रेटर से इसके बारे में अनडाइंग स्वाइन पहले ही डिस्कस करने लगी है बाकी सारे हाईएस्ट प्रायोरिटी के मुताबिक। यहाँ पे वो कहते हैं कि अगर देखा जाए तो टेरिफाइंग एंशिएंट बैटल के मुताबिक जो हमें डाटा कलेक्ट की थी, यहाँ पे जिस आउटसाइडर ने इसको यूज किया है उसकी पावर एक अनडाइंग बेइंग जितनी हो सकती है। वो कहता है कि यहाँ की ह्यूमन यूनिवर्सल टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट बहुत ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर देखा जाए जो कि एक अनडाइंग बेइंग की जितनी पावर को टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट से ले आया जा सके। और यहाँ पे वो कहते हैं कि यूनिवर्स ह्यूमंस उन्होंने बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कर ली है। यहाँ पर ऐसा बहुत ही कम बंदे हैं जो कि ऐसे मशीन को बना पाते हैं जो कि अनडाइंग बैंक का मुकाबला कर सकते हैं, और जिसने भी इसको किया है उसके पास बहुत बहुत ज़्यादा पैसा मौजूद होगा। और अगर देखा जाए तो इसे एक ही बंदा कर सकता है, उसी यही पाइनेकल ऑफ टेक्नोलॉजी में आ सकता है और वो कोई और नहीं ऑटोमोन रेस हो सकता है। और फिर वो आगे कहते हैं कि इस कुछ सालों में हमने फ्रिक्वेंटली आउटसाइडर को पकड़ा है जो कि ब्लड रिवर कॉन्टिनेंट में आया करते हैं, और हमने उन सबको पकड़ के उन सबको मार दिया। लेकिन अभी के मर्तबा वो छोटे मैटर्स थे, और यहाँ पे जो हुआ है वो जरूर एक पावरफुल वेपन होगा, और जिस बंदे ने हमारे अंदर इन्वेड किया है उसकी स्टेटस भी बहुत ज़्यादा ऊपर होगी और बाकी भी इसमें हामी भरता है। और फिर वो आगे कहते हैं कि यहाँ पे अकॉर्डिंग देखा जाए वर्ल्ड लीडर कुआन और यूके शिप के सिग्नल के तो उनका कट ऑफ हो गया था आधे ही रास्ते में, और ये बहुत ज़्यादा ट्रेजिक एंड है। और वो कहते हैं कि जिस एनिमी ने इस वेपन को यूज किया था वो दूर से इसको अटैक कर दिया था, और उसने जो अटैक किया था उसमें दोनों को मार दिया था। और यहाँ के टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में देखा जाए तो तुम दोनों भी इसमें बच नहीं सकते हो, यहाँ तक कि बाकी तुम भी, तुम्हारे इस सर्वाइव करने के लिए इस अटैक में सिर्फ 1% ही चांस है। या फिर बाकी ये सुनकर भी कांप उठता कि क्या इतना ज्यादा टेक्नोलॉजिकल वेपन, आखिर ये कैसे हो सकता है, इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। फिर वो ओल्ड मैन जो कि अनडाइंग नहीं कहता है वो आगे कहता है कि तुम्हें हाई अलर्ट पे रहना चाहिए, क्योंकि हमारे ब्लड रिवर कॉन्टिनेंट में ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स में बहुत ज्यादा रेयर जीनियस हो तुम, और तुम्हें खोना मतलब बहुत ज्यादा लॉस होना है। वो कहते हैं कि ये अगर तुम उस टेक्नोलॉजिकल वेपन से मार जाते तो और भी ज्यादा वर्स पॉइंट्स पर रिजल्ट होता। और अफवाह में बाकी को दिखाया जाता जो कि अपने दांतों को पीस रहा होता और कहता कि आखिरकार हम इसे इतनी आसानी से सह कैसे सकते हैं, हम लोग आखिर उनका मुकाबला क्यों नहीं कर सकते। तो हमें उस अनडाइंग बैंक को दिखाया जाता है जो कहता है कि तुम बदला लेना चाहते हो, तुम क्या ही कर लोगे। अभी के मर्तबा वो भी जानता था, उसने भी अपने इंस्टेंट ट्रेजिक बैटल को एक्सपीरियंस किया था, और उससे ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है उस पावरफुल को बारे में, जो कि जितने भी बंदे थे आउटसाइडर वो कितने ज़्यादा पावरफुल थे। और यहाँ पे उसके सर्वाइव करने का एक ही चीज़ था, क्योंकि यहाँ पे अनडाइंग साइन ये गवर्नेंस को बताती थी, और यहाँ पे वो एक इंस्टेंट सर्वाइवर से उस बैटल का, और वो उस वक्त इसलिए बच पाया था क्योंकि वो लॉर्ड का बंदा था और उसने उस बैटल में पार्टिसिपेट नहीं किया था, नहीं तो वो कब का मारा जा चुका होता। और यहाँ पे वो कई सारे सीक्रेट्स भी जानता था एंशिएंट बैटल के बारे में, इसलिए वो बाहर के लोगों के साथ इतना पंगा नहीं लेना चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि बाहर के लोग इतने ज़्यादा पावरफुल है कि अगर उन्होंने दोबारा हमला किया तो फिर से हमारे पूरे वर्ल्ड पे टेक ओवर कर सकते। फिर वो अनडाइंग बैंक फिर से कहते हैं कि हमारा ब्लड रिवर कॉन्टिनेंट अभी बहुत वीक है, हम लोग उससे बदले लेने की कोशिश नहीं कर सकते हैं, हम सबको ट्रेन करना होगा और हमें पावर पर ही रिलाई करना होगा, हमें कैसे भी करके उन आउटसाइडर को परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी के मर्तबा जो आउटसाइडर है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है और हम लोग नहीं जानते हैं कि आखिर क्या होने वाला है आगे। फिर ऐसी बाकी इन सारी बातों को समझ जाता वो अनडाइंग बैंक भी वहाँ से निकल जाता, उसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। फिर हमें ब्लड गॉड के बाकी के दोनों कैप्टन को दिखाया जाता जो कि लॉर्ड से बोलते।
यहाँ पे हमें बाकी को दिखाया जाता है जो उन दोनों से कहता है कि क्या तुमने 97 के बारे में कुछ चेक किया, उसके सारे बैकग्राउंड के बारे में। तो फिर वो कहते हैं कि कैप्टन हमने कोशिश की लेकिन हम लोग इन्वेस्टिगेट प्रोपेगेटली नहीं कर पाए हैं और यहाँ पे हमें शायद 97 पे सस्पेक्ट हो रहा है। फिर यहाँ पे वो कहते हैं हमारे पास इन्वेस्टिगेशन करने का टाइम नहीं है, उसने हमें बिट्रे किया है और ये ऐसी जगह ब्लड रिवर कॉन्टिनेंट में और अभी की मर्तबा वो यहाँ से भाग गया, उसने हमें धोखा दिया है, उसने आखिर ऐसे करा कैसे। और फिर वो लोग जान चुके थे कि हो ना हो ये लू फेंग कर सकता। और फिर में सीन चेंज कर यहाँ ऑटमन शिप को दिखाया जाता है जो कि 2 महीने लगते हैं पूरे स्पेस में फ्लाई करते हो, तब जाके वो मेंगनान सिटी में पहुंच जाता है। वहाँ के एआई शिप भी कहता है मास्टर हम लोग मेंगनान सिटी में आ चुके। और फिर में लू फेंग को दिखाया जाता है जो कि अपने पैरों को क्रॉस करके बैठा हुआ होता है। वो कहता है कि मैं आशा करता हूँ लिटिल ना के तुम अभी तक जिंदा होगे। और फिर हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जहाँ के उसकी अर्थ बॉडी ऑटमन शिप में ही होती है और वहीं पे उसकी मोसा बॉडी वहां से निकल जाती है क्योंकि अभी के दरमियान उससे खतरा हो सकता है और जैसे ही खतरा होगा वहां से निकल सकता है। और फिर हमें लू फेंग के मोसा क्लैन के बॉडी को दिखाया जाता है जो कि मेंगनान सिटी के स्ट्रीट में चल रहा होता है। और यहाँ पे 2 महीने हो चुके थे लू फेंग को कैनन फायर किए हुए और उसने बीस्ट गॉड स्टैचू को भी एक्वायर कर लिया होता है और यहाँ पे उसकी इफेक्ट भी बहुत ज्यादा फास्ट होती है। यहाँ पे लू फेंग ने अपनी सेफ्टी के लिए ही अपने कोर स्पेस को अपने लू फेंग की बॉडी में छोड़ा होता, मोसा क्लैन को बाहर निकाला होता क्योंकि वो भागने में बहुत ही माहिर है, वो आराम से निकल सकता है और अपनी वो रिपेलिंग की काइंड वो साउथ अप के बारे में भी जान सकता है कि कौन उस पर इन्वेट करने वाला, कौन अटैक करने वाला है। और यहाँ पे लू फेंग का तो मेन प्रोटेक्शन ये ट्रू कोर। और फिर लू फेंग वहाँ पे याओडाओ सेक्ट की ओर निकल पड़ता है जहाँ पे उसने नाके को छोड़ा होता। और यहाँ पे लू फेंग को पिछली बात याद आता है जहाँ पे उसने कहा था कि जब तक तुम यूनिवर्सल लेवल नहीं बनते हो तुम यहाँ से मत जाना। और फिर लू फेंग वहाँ पे स्ट्रीट से जाके वो एक लग्जूरियस मैंशन की ओर निकल जाता है और वहाँ पे लू फेंग आगे जाता है लेकिन तभी वहाँ पे 2 गार्ड्स वहाँ पे डोर पे खड़े हुए होते हैं। तो लू फेंग उसको देख के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं क्योंकि वहाँ का न्यू रेसिडेंस वहाँ का एंट्रेंस नहीं हुआ। और फिर हमें उन दोनों गार्ड्स को दिखाया जाता है जहाँ पे लू फेंग अपने प्रेशर सुन पे बनाता उनसे पूछता है कि मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि यहाँ का यूडाओ सेट कहाँ पे। तो यहाँ पे वो बंदा कहता है कि यूडाओ सेट वो तो बहुत पहले डिस्ट्रॉय हो चुका है। यहाँ पे वो लोग बहुत ज्यादा डरे हुए। तो ये सुनकर लू फेंग उनसे पूछता कि क्या हुआ, तुम मुझे डिटेल में बताओ कि आखिर यूडाओ सेट के साथ हुआ क्या। तो हमें उन दोनों गार्ड्स को दिखाया जाता है जो कहते हैं तो हम बताते हैं और वो कहते हैं कि यूडाओ सेट बहुत पहले डिस्ट्रॉय हो चुका था और यहाँ पे कोई यहाँ पे आया था उनसे बदला लेने के लिए। अब यहाँ पे वो सारी चीजें बता देते और अब फिर हमें सीन चेंज कर डार्क नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मोसा क्लैंसमैन अपने मेंगनान सिटी को बिना ट्रेस किए हुए अपने ऑटमन शिप में लौट आता है और हमें कंट्रोल रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लू फेंग अपने सोफे पे बैठा हुआ होता है और उसके एक्सप्रेशन भी कोल्ड होते हैं। वो कहता है चलो सैलून माउंट सिटी की ओर बढ़ना चाहिए और वो ऑटमन शिप उसकी तरफ निकल जाता है और हमें बबाता को दिखाया जाता जो कि बड़ी आराम से सोफा पे बैठी हुई होती है और कहते क्या हुआ लू फेंग। फिर हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जो कहता है कि 50 साल पहले ये यूरो सेट डिस्ट्रॉय हो चुका था और यहाँ पे इलाइट स्ट्रेट आया जो कि पूरे के पूरे सेट को डिस्ट्रॉय कर दिया, यहाँ के सारे डिसिपल को भी मार दिया है। लेकिन 30 साल बाद ही वहाँ पे एक सिल्वर हेयर स्पिरिट रीडर अपीयर हुआ जो कि उस कल्प्रिट जिसने उस पूरे सेट को डिस्ट्रॉय किया था उसको मार दिया। और फिर डेमन बबाता उससे कहती है कि तो आखिर लिटिल नाके का क्या हुआ। तो लू फेंग कहता है कि गार्ड्स ने जो मुझे इन्फॉर्मेशन दिया है उसके मुताबिक मुझे ये सस्पेक्ट है कि वो सिल्वर हेयर स्पिरिट रीडर बंदा जरूर नाके ही होगा। वो कहता है कि उस वक्त मैंने उसे स्पिरिट रीडर ट्रेनिंग मेथड दिया था और मेरा अनुमान गलत नहीं होगा तो वो जरूर अभी सैलून माउंट सिटी की ओर बढ़ा होगा। तो डेमन बबाता भी इसमें हामी भरते और फिर ऑटमन शिप ब्लड रिवर वर्ल्ड की ओर निकल जाता और एक ही दिन बाद वो सैलून माउंट टेरिटरी की ओर निकल पहुंच जाता। फिर लू फेंग उसी प्रोसेसर को ही करता है जहां पे लू फेंग अपने कोर को ऑटमन अर्थ बॉडी में छोड़ देता है अपने ऑटमन शिप में। वहीं पे मोसा क्लैंसमैन उस क्लाउड लेवल में डिवाइडेड होते सैलून माउंट सिटी की ओर निकल जाता है और हमें नाइट टाइम का सीन दिखाया जाता है जहां पे एक
क्लाउड विंड हाउल होती है। उसी फॉरेस्ट में 10 मिलियन किलोमीटर बाहर स्वेलन माउंट के बाहर एक केव होती है जहाँ पे फायर क्रैकल होती है। वहाँ पे कोई बंदा होता है और हमें टॉल सिल्वर हेयर यूथ को दिखाया जाता है जो कहता है फादर, और वो कहता है कि फादर आप खाइए, हम लोग यहाँ से उस स्वेलन माउंट सिटी से 10 मिलियन किलोमीटर दूर आ चुके हैं और वो लोग हमें ढूंढ नहीं पाएंगे। फिर हमें वहाँ के ओल्ड मैन को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही बूढ़ा होता, बहुत ज्यादा जख्मी भी था और वो वहाँ के फल ये सब को खाया था। फिर हम उस ओल्ड मैन को दिखाया जाता है जो और वो कहता है कि तुम अचानक से गायब हो गए थे और यहाँ पे मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा पागलों की तरह। और फिर हमें सिल्वर हेयर यूथ को दिखाया जाता है जो कहता है फादर, और इसके बाद वो सारी कहानी बता देता है कि कैसे लूफेन ने आपके माइंड को इरेज किया था ताकि आपको पता न चले। और अब फिर यहाँ तो आपको पता ही है कौन है, ये कोई और नहीं नाके होता है। यहाँ पे हमें नाबू को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही आंखें खुली की खुली रह जाती है। फिर हमें नाबू को दिखाया जाता है जो शौक हो जाता है और कहता है कि क्या सच में मैं उस वक्त लॉर्ड फैंक की इस बातों को एग्री कर दिया था, उन्होंने मेरी मेमोरीज को वाइप आउट कर दिया था। और वो कहते हैं कि इतने साल में तुमने बहुत कुछ सहा होगा। और अब फिर यहाँ पे नाकी के साथ जो कुछ भी हुआ होता है, कैसे उसने बदला लिया होता है और पूरी की पूरी 80 साल की स्टोरी आधे घंटे से ज्यादा में बता दिया होता। फिर नाबू भी अपने बेटी की तरफ देखता है जो कि उसको विश्वास नहीं होता क्योंकि उसकी बेटी ने बहुत ही कांड किया हुआ होता। यहाँ पे वो बहुत ज्यादा पावरफुल भी हो चुका होता है। और यहाँ पे हमें नाबू को दिखाया जाता है जो कहते हैं बेटे तुम बड़ा हो चुके। तो हमें सिल्वर हेयर यूथ को दिखाया जाता है जो कहता है कि ये सब हमारे बिग ब्रदर फैंक की वजह से ही हुआ है क्योंकि उन्होंने ही हमारे लिए इतना कुछ छोड़ के दिया है और उन्हीं के मुताबिक मैं अपने फाइनली क्लाउड लेवल में आ चुका हूँ। और मेरा अभी फाइनल गोल क्लाउड लेवल में नहीं है बल्कि मेरा डोमेन लॉर्ड यहाँ तक कि वर्ल्ड लेवल जो कि सेक्टर लॉर्ड का होता है वहां तक का होता है। और यहाँ पे नाबू भी खुश होता है और वो सब अपने में मग्न हो जाते हैं। और फिर मैं सीन चेंज कर स्वेलन माउंट सिटी का सिटी लीडर मेंशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पर्पल क्लोथेड लेडी वहीं पे खड़ी होती है और वो कहती है कि क्या तुम ये कह रहे हो कि तुम उसका खून नहीं पा रहे। फिर हमें प्रियांग वेन को दिखाया जाता है जो डर में होता है, वो कहता है कि हाँ अभी के दरमियान हम उसको ढूंढ नहीं पा रहे। और फिर हमें उस पर्पल क्लोथेड लेडी को दिखाया जाता है जो कहती है मुझे शुरू से बता। तो वो बंदा कहता है कि यहाँ पे मैं सब ऑर्डिनरी मिस्टेक नहीं किया, हमने यहाँ पे मिलियंस स्ट्रॉन्ग आर्मी को भेजा है ताकि वो सबको सर्च कर सके। अब यहाँ पे वो सारी चीजें बता देता है और अभी के मर्तबा वो डरा हुआ होता है क्योंकि वो नाबू को अच्छे से कैद करके नहीं रख पाया था। तो यहाँ पे वो पर्पल क्लोथ लेडी भी कहती है ये इडियट यूजलेस, तुम सब एक नंबर के कमीने कुत्ते हो, यहाँ पे तुम लोग एक काम ठीक से नहीं कर सकते। और यहाँ पे वो कहती है कि वहाँ का जनरल क्लाउड लेवल स्पीड हुआ था और यहाँ पे उसकी फ्लाइंग स्पीड भी जहाँ थी एक ही झटके में वो 10 मिलियन किलोमीटर में आराम से जा चुका था। और यहाँ पे तुमने अपने मिलियन से स्ट्रॉन्ग आर्मी को उसको सर्च करने के लिए भेजा, तुम लोग कितने स्टूपिड हो। और यहाँ पे प्यांगोन को दिखाया जाता है जो कि स्टर्न होता है और यहाँ पे वो लेडी भी बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और इसी के कारण वो उसको बाहर जाने को बोलती है और वो वहां से निकल जाती है। फिर यहाँ पे वो कहती है चलो मेरे मास्टर आके मुझे क्या ऑर्डर देते हैं और ये इडियट्स ये तो कुछ कर ही नहीं सकते। फिर में हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पैंग्यू वेन होता है, वहां पे वो कहती सो यूजलेस, ये मैं बहुत ही लक खराब है। तभी वहां पे उसके पास कम्युनिकेशन डिवाइस अपीयर होता है जहाँ पे मैप में एक सिंगल डॉट अपीयर होता है। मैं लेडी को दिखाया जाता है जो कहता है कि स्टूपिड तुमने उस पर एक आई बनाए हुए रखा था। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि नाबू के अंदर एक चिप लगा हुआ था जबकि मर्तबा उसकी बॉडी बहुत ज्यादा इंजर्ड थी ताकि जब भी वो भागे उसके पोजीशन के बारे में हम सबको पता चल सके। और यहाँ पे हमें उस लेडी को दिखाया जाता है जहाँ पे वो कहती है कि मुझे इतना जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, मुझे पहले उन सबको एब्जॉर्ब करना चाहिए। यहाँ पे वो सिल्वर हेयर मैन अपने उस नाबू को लेके गया था जो कि एक मिस्टीरियस वॉरियस फेंग हो सकता है। तो चलो देखते कि आखिर क्या होता है। वो सिल्वर हेयर लेडी ये मैसेज अपने टीचर सीयोंग को भेज देती है जो कि एक सिटी लीडर होता है। और फिर इसके बाद वो अपने मैंसन से निकल के नाबू और नाके की ओर निकल जाती है और हमें बताया जाता है कि स्वेलन माउंट सिटी में वही सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होती है। अभी के मर्तबा वो कहती है कि मेरी स्पीड जो कि मैं डोमेन लेवल 8 की बंदी हूँ, तो यहाँ पे मेरी स्पीड 1000 किलोमीटर पर सेकेंड है और मुझे वहां जाने में 3 घंटे लगने वाले हैं और मुझे उन सबको अलर्ट नहीं करना है, मुझे कैसे भी करके उस मिस्टीरियस फैंग को पकड़ना होगा। और अभी के मर्तबा सिल्वर हेयर मैन को लू फैंग समझ रही होती है और यहाँ पे वो अपने सीनियर को भी यहाँ पे इन्फॉर्म कर देते है कि हमें उस मिस्टीरियस फैंग का पता चल गया होता।
लेकिन तभी वो उधर जा ही रही होती, लेकिन तभी उसे कुछ एहसास होता है। उसके पीछे ब्लैक क्लॉथ मैन खड़ा होता है और हमें उस पर्पल क्लॉथ लेडी को दिखाया जाता है, जो कि उससे एहसास हो जाता है और पीछे मुड़कर देखती है। और वो पीछे देखती है तो वहां पे लू फैंग खड़ा होता है। उसको देख कर उसके एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं और क्या आता है, ब्लैक क्लॉथ एंड ब्लैक शॉर्ट हेयर, यू तुम क्या फैंग हो। हमें उस लेडी के एक्सप्रेशन को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही सीरियस होता है। वो उस ब्लैक रॉब मैन की ओर देख रही होती है। आफ्टर में लू फैंग को दिखाया जाता है जो कहता है कि तुम मुझे देख रहे हो, कांग्रेचुलेशंस, तुमने मुझे खोज लिया। हमें दिखाया जाता है कि लू फैंग एक ही झटके में उस पे अटैक करता है अपने स्ट्रेट वेपन से। हमें दिखाया जाता है उस लेडी को, जो इसको देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और लू फैंग उसको एक ही झटके में उसके गले को पकड़ ले और लू फैंग उसके लाइफ कोर जो कि उसके स्टोमक में मौजूद होती है उसको चीर कर वहीं पे उसके लाइफ कोर को डिस्ट्रॉय कर चुका होता है। और यहाँ पे हमें लू फैंग के पावर के बारे में बताया जाता है कि इन 80 सालों की ट्रेनिंग में लू फैंग की इंटरनल वर्ल्ड में कई सारे वैल्यूएबल मेटल्स पहले से ही मौजूद थे, जैसे कि गोल्डन ऑयल बेस्ड ने स्वैलो किया और लू फैंग ने अपने एफिशिएंसी को 52 टाइम्स बढ़ा लिया था, जो कि 80 साल किसी भी 4000 ईयर्स के बराबर हो जाते हैं। लू फैंग को डोमेन लॉर्ड लेवल के एवोल्यूशन 789 के रिक्वायरमेंट्स में 1200 ईयर्स की जरूरत थी और यहाँ पे डोमेन लेवल 1 से सेक्टर लॉर्ड लेवल 1 में रिक्वायरमेंट्स थी 5000 ईयर्स की। और देखा जाए तो करेंटली अभी गोल्डन हॉर्न बेस्ड और मोसा क्लैन दोनों अभी डोमेन लेवल 9 में आ चुके थे और यहाँ पे उनकी पावर बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुकी थी। यहाँ पे लू फैंग अपने मोसा क्लैंसमैन से अपने ओरिजिनल पावर से 10 टाइम्स ज्यादा अपने पावर को अनलीश कर सकता था, जो कि बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है। फिर हमें उस लेडी को दिखाया जाता है जहाँ पे लू फैंग तो मार दिया होता है और हमें सीन चेंज कर लू फैंग के केव को दिखाया जाता है, जहाँ पे उसको भी एहसास हो जाता है कि कोई यहाँ पे आ चुका है और कहता है कौन है यहाँ पे। और हमें दिखाया जाता है लू फैंग को जो आके कहता है कि ये मैं हूँ। और अब फिर हमें नाके को दिखाया जाता है जो उसे देखकर उसकी आंखें खुली रह जाती है। वो उससे जाते हैं फैंग, बिग ब्रदर फैंग, और ये नाबू भी शौक हो जाता है फैंग, लॉर्ड फैंग। और यहाँ पे हमें सिल्वर हीरो मैन को दिखाया जाता है जो कि और भी ज्यादा शौक होता है, क्योंकि यहाँ पे जब उस लेडी को मरा हुआ देखती है तो कहती है ये तो सीलोंग के थर्ड डिस्पल वर्ल्ड लीडर के अंदर आती है, ये तो मारी जा चुकी। और में लू फैंग को दिखाया जाता है जो कि उसके बॉडी को दूर फेंकते हुए कहता है कि तुम लोग अभी खतरे में हो, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड लीडर सीलोंग यहाँ पे तुम सबकी तरफ आ रहा है, इसलिए तुम सबको यहाँ से निकल जाना चाहिए। तो ये सुनकर नाके उसके फादर भी शौक हो जाते कि क्या सीयोंग। और हमें बताया जाता है कि सीयोंग एक वर्ल्ड लीडर है, वर्ल्ड जैसा, तो यहाँ पे एक एम्परर है इस वर्ल्ड में और यहाँ पे सीयोंग इन सब की तरफ आ रहा है, मतलब यही कि वो लोग मारे जाएंगे। और फिर हमें यह बताया जाता है कि लू फैंग ने जब उस लेडी को मारा होता है तो उसके पास कम्युनिकेटर उसको मिलता है, जिसके बाद उसने इसके एआई को हैक करके उसके इंफॉर्मेशन के बारे में पता लगाया था, जिसके बाद उसने ये इंफॉर्मेशन पता चली कि यहाँ के सीयोंग भी यहाँ पे आने वाले। फिर नाके को विश्वास नहीं होता कि आखिर उन्होंने हमें डिस्कवर कैसे किया, क्योंकि मैं बहुत ही केयरफुली अपने डैड को लेके यहाँ आया हूँ। तो लू फैंग क्या था, क्योंकि तुम्हारे डैड के बॉडी में चिप लगा हुआ था। तो ये सुनकर नाके और उसके नाबू दोनों के फेस बहुत ज्यादा सस्पिशियस से भर जाते हो। कहते क्या। फिर नाके अपने स्पिरिट एनर्जी से फादर की बॉडी को स्कैन करता, जहाँ पे उसके राइट लेग में एक चिप लगा हुआ था। फिर वो फादर से कहता फादर आप इसको सही है, मैं इस चिप को निकाल लेता। फिर यहाँ पे नाके अपने स्पिरिट एनर्जी से निकाल कर उसके चिप्स को निकाल कर डिस्ट्रॉय कर देता। और फिर उसके बाद लू फैंग अपने क्वांटम कंप्यूटर को ऑर्डर देता और कहता है कि इसको स्कैन करो, क्या इसके बॉडी में और भी ज्यादा डिवाइसेस है फिर नहीं। तो उसके एआई वहां पे स्कैन करता है, जहाँ पे वो कहती है यस मास्टर, अब इसके अंदर कोई भी डिवाइस मौजूद नहीं, इसमें एक ही था वो भी निकाल दिया गया है। फिर हमें लू फैंग को दिखाया जाता है जो कहती ना कि तुम लोग यहाँ से जल्दी से निकलो। वो अपने अंदर से एक स्टोरेज रिंग निकालता जो कि नाके को देता है। अब ये देखकर नाके भी स्टन हो जाता है। लू फैंग क्या था, ये वेल्थ है। फिर यहाँ पे बताया था कि लू फैंग ने ब्लड रिवर वर्ल्ड में यहाँ पे कई सारे बंदों को मारा था, जिनमें कि लू फैंग को कई सारे करेंसीज वेल्थ सब चीज मिले होते। यहाँ पे लू फैंग किसी भी आराम से सिटी लीडर से 100 टाइम्स ज्यादा वेल्थ को रखता है। और जब नाके उस वेल्थ को देखता तो वो भी हैरान हो जाता और वो कहता है कि ये बहुत ज्यादा हो गया, मेरे लिए अच्छा नहीं हुआ। तो लू फैंग कहता है कि जल्दी करो, यहाँ से निकलो, नहीं तो यहाँ पे सीलोंग आ जाएगा और तुम यहाँ रहोगे तो तुम्हारे लिए खतरा हो सकता है। फिर नाके भी कुछ नहीं कर सकता है और वो
अपने बिग ब्रदर फेंग से कहता है और नाबू को दिखाया जाता है जो कहता है लॉर्ड फेंग क्या तुम नहीं जा रहे हो, तो हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जो कहता है जाओ जल्दी से जाओ। हमें दिखाया जाता है कि नाबू और नाके वहां से निकल चुके होते क्योंकि यहाँ पे वो लोग कुछ कर भी नहीं सकते। और यहाँ पे जाते हुए देख के लू फेंग स्माइल करता है और वो कहता है लिटिल नाके ये आया ट्रिप ब्लड रिवर कॉन्टिनेंट में बहुत ही अच्छा रहा, ये मेरी किस्मत है कि मैं तुमसे दोबारा मिल पाया हूँ। अब तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारे खुद पे डिपेंड करता है। और अब लू फेंग इसके बाद स्काई की ओर निकल जाता है जहाँ पे वो 100,000 मीटर टॉल माउंटेन की ओर निकल जाता है जहाँ से उसको चारों तरफ देख सकता है। और यहाँ पे लू फेंग बड़ी आसानी से देख रहा था और वहाँ पे लू फेंग देखता है कि सीओ तुम आओ मैं तुम्हें संभाल लूंगा। और लू फेंग वहीं पे आराम से वेट कर रहा होता है। और अब में सिंचन को सिल्वर ब्लैक डिस्क को दिखाया जाता है जो कि 15 क्लाउड लेवल माउंटेन की अपीयर होता है। वहाँ पे हमें कोई और नहीं सीओ को दिखाया जाता है जो कहता है कि कम्युनिकेशन डिवाइस कोऑर्डिनेट के मुताबिक वो लोग यहीं पे होंगे। वो वहाँ से अपने नीचे बढ़ने लगते 15, 14 और फिर 1 क्लाउड लेवल की ओर निकल पाते, लेकिन तभी वहाँ पे वो बीच रास्ते में रुक जाते हैं क्योंकि वहाँ पे एक ब्लैक क्लॉथन मैन होता है। हमें दिखाया जाता है वो कोई और नहीं लू फेंग होता है। और लू फेंग उसकी तरफ घूरते हुए क्या आता है मैं हूँ फेंग। रास्ते में सीलोंग को दिखाया जाता है जो कि इसको देख कर बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। जब वो देखता है कि उसकी डिस्पल थर्ड डिस्पल उसका भी मार दिया गया है तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। और हमें दिखाया जाता है ब्लैक कॉर्डन मैन को जो कहता है कि वो मरी है उसे मैंने मारा है। और फिर ये देखकर सीलोंग को और ज्यादा गुस्सा आने लगता है, उसके चारों तरफ लाइटनिंग बहने लगती है। और कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे ही टेरिटरी में आके मेरे ही डिस्पर्स को मारा, तुम एक छोटे से डोमेन लेवल के बंदे, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है। और वो कहता है कि अगर तुमसे मुझे बैटल करना है तो बकवास बंद करो, चलो फाइट कर। तो अभी के मर्तबा हमें ब्लू फेंग को दिखाया जाता है जिसके अंदर फाइटिंग स्पीड बहुत ज्यादा बड़ी होती है और यहाँ पे उसकी तरफ बढ़ जाता है। हमें सीओंग को दिखाया जाता है जो कहता है एक डोमेन लेवल का बंदा वर्ल्ड लेवल को चैलेंज करने वाला, ये कितना ही मजाक है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे चैलेंज करने वाले हो। और अब फिर वो स्टन होता है लेकिन उसके बाद वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि आज तुम्हारी मौत पक्की है। और वो उसकी तरफ बढ़ जाता है। हमें यहाँ बताया जाता है कि वो एक सेक्टर लॉर्ड का बंदा था जिसके एनर्जी से देखा जाए तो वो आराम से सेक्टर लॉर्ड 4 से 5 के अंदर आ जाता है और एक डोमेन लेवल 9 का चैलेंज कर रहा है सेक्टर लॉर्ड 4 या 5 के बंदे को। ये बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। अब देखा जाए यहाँ पे कई सारे जीनियसेस होते हैं लेकिन यहाँ पे जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। लू फेंग उससे पंगा लेने की सोच रहा था, यहाँ तक कि देखा जाए बोलान भी तो वो भी इससे फाइट नहीं कर सकता। लेकिन लू फेंग के पास अभी मोसा क्लासमैन की बॉडी है जो कि यूनिवर्स के स्ट्रॉन्गेस्ट असैसिनेशन में से आती है। लू फेंग उसकी तरफ घूरते हुए क्या था डोमेन लेवल 9 एक सेक्टर लॉर्ड बंदे के 5 से फाइट करने वाले और अब फिर वो दोनों एक दूसरे से लड़ना स्टार्ट कर दे और वो दोनों एक दूसरे से टकराते हैं। वहां पे वो बंदा क्या था तुम मुझसे सोच रहे हो कि मुझसे जीत जाओगे, तुम मेरे सामने चींटी के बराबर हो। वो उस पे अटैक कर देता है और यहाँ पे वो पागल जैसे टर्नेडो की तरह वहां पे काउंटलेस स्टोन को एक्वायर करता है और यहाँ पे वो सारे स्टोन्स को अपने स्प्लिट एनर्जी से उठा के उस पर अटैक कर देता है। अभी के मर्तबा वो सेक्टर लॉर्ड 5 का बंदा होता है, उसने अपने इतने सारे स्टोन्स को एक ही साथ में कंट्रोल किए हुए था। और यहाँ पे बात की किसी भी डोमेन लॉर्ड लेवल 9 के बंदे की किल करने के लिए तो कोई भी सेक्टर लॉर्ड 5 का बंदा आराम से उसको मार सकता है। और फिर उन दोनों के अटैक को दिखाया जाता है जहाँ पे वो सभी एक दूसरे से टकराते हुए उसने जितने भी स्टोन्स को फेंका होता है वो नीचे जाके चारों तरफ डिस्ट्रक्शन करने लगते हैं। यहाँ पे एक वॉइस आता है जो कहता है तुम बहुत स्लो। हमें दिखाया जाता है कि वो मोसा क्लैन लू फेंग की आवाज होती है। हमें सीओंग को दिखाया जाता है जो भी शौक हो जाता है और क्या आता है ये पंख ये फेंग आखिर इतना फास्ट कैसे हो सकता है, ये तो मुझसे भी ज्यादा फास्ट है। और हमें यहाँ बताया जाता है लू फेंग को जो कहता है कि तुम अपनी रियल स्ट्रेंथ को यूज करो वरना तुझे मारना ये मेरे पॉइंटलेस हो जाएगा। और लू फेंग अपने हाथों को फ्लिप करता है, उसके हाथ में एक शैडो ब्लेड अपीयर हो जाता है और वो अपने ओपोनेंट की तरफ घूर रहा होता है, उसमें से अंदर बर्निंग स्पीड निकल रही होती है। लू फेंग उसकी तरफ बढ़ जाता है उसको मारने के लिए और यहाँ देखकर सीओंग भी बहुत ज्यादा शौक हो जाता है कि उसकी स्पीड तो बहुत ज्यादा क्विक है, वो बहुत ज्यादा लिमिटेड था। और यहाँ पे वो अपने इंटरनल वेट को प्रोजेक्ट करता है जहाँ पे उसने चारों 1000 ली एरिया को कवर कर लिया होता है। और ये ऐसा सीन था जैसा कि किसी भी माउंटेन रेंज को आराम से डिस्ट्रॉय किया जा सकता है और उसकी पावर बहुत ज्यादा टेरिफाइंग होती है। ये देखकर लू फेंग भी उसके टेरिफाइंग प्रेशर को महसूस कर पा था, उसकी पूरी बॉडी सैकल करने लगा। और यहाँ
पे हमें लू फैंग को दिखाया जाता जो क्या था, तो ये है ट्रू पावर सेक्टर लॉर्ड की, और इसने अपने स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रम्प कार्ड को यूज कर लिया है एक डोमेन लॉर्ड के बंदे की तरह, जो कि अपने इंटायर वर्ल्ड को क्रिएट करना। आप लोगों को तो पता ही होगा कि एक सेक्टर लॉर्ड का बंदा अपने इंटायर वर्ल्ड को क्रिएट कर सकता है, जहां पे वो अपनी डिफिकल्टी को बढ़ा सकता है, जैसे कि लू फैंग ने वर्ल्ड विदिन वर्ल्ड के अंदर एक सेक्टर लॉर्ड के अंदर ही फाइट की थी, वहां पे वो सेक्टर लॉर्ड का ही दुनिया था, और यहाँ पे इस बंदे ने भी अपने सेक्टर लॉर्ड के वर्ल्ड को क्रिएट किया था, जिसमें लू फैंग को ले जाके वो फाइट करने वाला था। एक सेक्टर लॉर्ड का ये सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड होता है कि वो अपने वर्ल्ड में ले जाके एक बंदे को मारे, और यहाँ पे उसने इसी को यूज किया। तो यार लू फैंग देखते हैं कैसे बचता, और फिर लू फैंग क्या था, चलो देखते हैं इसमें तुम क्या करते हो। मुझे बहुत ज्यादा मजा आने वाला। लू फैंग के अंदर तो फाइटिंग स्पिरिट पैसिंग भरी हुई थी, और फिर लू फैंग उसके तरफ आगे बढ़ता है, जहां पे वो आगे बढ़ते ही 10,000 इमेजेस को प्रोड्यूस कर देता है। इसे देखकर तो सी योंग भी बहुत ज्यादा शौक हो जाता है, और क्या था, माय गॉड, यहाँ पे उसने मिड प्रेशर में भी 10,000 इमेजेस को प्रोड्यूस कर दिया। ये कंप्रिहेंशन ऑफ स्पेस लाओ, आखिर ये किस लेवल तक प्रोड्यूस हो पाई है। यहाँ पे सी योंग भी कंप्लीटली स्टन था, उसे नहीं पता था कि ब्लड रिवर वर्ल्ड में ऐसे भी एक्सट्रीम जीनियसेस मौजूद है, और यहाँ पे ऐसे कई ही बंदे होते हैं, कुछ ही बंदे होते हैं जो कि इस लेवल तक आ पाते हैं। फिर हमें लू फैंग को दिखाया जाता है जो कि अपने ब्लेड से लेकर उस पर अटैक करने के लिए निकल जाता है, और वहां पे सी योंग अपने फॉर्मलेस प्रेशर को भी बनाए हुए था। यहाँ पे उसे यकीन नहीं हो रहा था कि लू फैंग उससे इस वर्ल्ड प्रेशर में भी लड़ पा रहा। फिर और यहाँ पे सी योंग भी क्या था कि आखिर इस बंदे की स्पेस लॉ किस लेवल तक पहुंच चुकी है, और तभी वो अपने पास से 1 ब्लैक 1 व्हाइट ऑल निकालता। तो यहाँ पे व्हाइट ऑल उसमें से एंडलेस आई कोल्ड एनर्जी निकलती जो कि लू फैंग के ब्लेड को फ्रीज कर देता। लू फैंग को दिखाया जाता जिसके मुंह से खून निकलने लगता, लेकिन तभी वो बोलता इल्यूजन, और लू फैंग की बॉडी एक ब्लड जैसी बन जाती है, उसके चारों तरफ ब्लड इमेजेस बन चुके होते हैं, जिसके मर्तबाई से देखकर तो सी योंग और भी ज्यादा सीरियस हो जाता है, और ये ब्लड ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई बंदा टेलीपोर्ट कर रहा हो। और यहाँ पे हमें सी योंग को दिखाया जाता है जो भी अटैक करने लगता। यहाँ पे लू फैंग उसको अटैक करता है, लेकिन वो अपने ब्लैक ऑल से उसको डिफेंड करके ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे लू फैंग की अटैक इतनी ज्यादा फास्ट होती है कि वो उसके तरफ आगे बढ़ने लगती है, वो उसके गले को काटने ही वाले होती है, लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि तो भाई लोग इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि लू फैंग आके उसका सामना कैसे कर पाता है, क्योंकि वो सेक्टर लॉर्ड 5 का बंदा था, वही लू फैंग एक डोमेन लॉर्ड लेवल 9 का बंदा था। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में कि लू फैंग कैसे जीतने वाला। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।